हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जो फर्स्ट टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या है। चैप्टर नंबर 1 में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट थे और उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम को माना गया। मतलब कि आप एटम को और ज़्यादा छोटे पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर की एटम है। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, साइंस में भी प्रोग्रेस होती गई, तो ये देखा गया कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्ट किसी भी मैटर का नहीं होता। इनफैक्ट एटम को भी फर्दर और छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एटम होती है वो खुद और ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल से बनी होती है और उन्हीं को बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि जो एटम थी वो भी आगे फर्दर किसी और पार्टिकल्स से बनी हुई थी। हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा 3 पार्टिकल्स के ऊपर। एक तो है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है प्रोटॉन्स और तीसरा है न्यूट्रॉन्स। तो इन 3 पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे बेसिकली। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि एटम की डिस्कवरी हुआ, ठीक है, अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, अब उस चीज़ की बात हम लोग करेंगे। एटम की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था मिड 1850 में, और मेनली नाम आया है फैराडे का। उन्होंने क्या किया था, जैसे आप लोग देख रहे हो एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने टेक ओवर की। ये जो आपको दिखाई दे रही है दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ये एक ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब का मतलब एक कांच की ट्यूब हो गई, और इसके साथ कनेक्ट किया गया है एक वैक्यूम पंप, ताकि यहाँ पर जितना कम प्रेशर हो सके उतना प्रेशर अप्लाई किया जा सके। लो प्रेशर, एयर जब आउट हो जाएगी तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप का यूज़ किया गया है। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है इलेक्ट्रोड्स, किसी मेटल की ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स मेटल। और जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर आप इनको बैटरी के जिस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो उसे आप बोलते हो कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको वी कॉल एनोड। तो आप ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड और नेगेटिव को हम लोग कैथोड का नाम दे रहे हैं। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो यानी कि 2 कंडीशंस हैं। एक तो प्रेशर लो होना चाहिए, जो भी गैस के पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, जो गैस है इसके अंदर उसमें प्रेशर बहुत लो होना चाहिए और वोल्टेज हाई होनी चाहिए, तभी जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर वाली, तो फिर करंट पास नहीं हो सकता। अब क्या होगा, अच्छा अब इसके अंदर एक सूटेबल हमने गैस ले लिया, आपने कोई भी गैस ले सकते हैं हम लोग, और लो प्रेशर और हाई वोल्टेज क्रिएट किया, और ये देखा गया कि जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और कोई ऐसी रेज है जो नेगेटिव से शुरू होंगी और पॉजिटिव तक जाएंगी। हालांकि ये रेज हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इनकी जो कॉन्फर्मेशन है वो कैसे डन की गई, एनोड में कुछ होल्स कर लिए गए लाइक दिस, इस तरीके से। तो एनोड में क्या कर लिए गए, होल्स बना दिया गया। अब इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्लो करता
तो वो टकराएगा इस हिस्से में और इस हिस्से को कोट कर दिया गया था एक ऐसे मटेरियल से कि जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो फिर वहाँ पर एक लाइट विजिबल होगी। उस मटेरियल को फ्लोरोसेंस बोलते हैं, फ्लोरोसेंस, या फिर फोस्फोरेंस मटेरियल भी ले सकते हैं। ये वो मटेरियल होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर लाइट एमिट करते हैं। फ्लोरोसेंस में ये इंस्टेंटली होता है, तुरंत हो जाता है। फोस्फोरेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये फर्क है। ओके, तो ये हो गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में कहानी। और इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि जो आपके पास कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो इट मीन्स जो पार्टिकल ने मूवमेंट दिखाई है उसके ऊपर फॉर श्योर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना हो तो वो कभी भी पॉजिटिव यानी एनोड तक ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेज यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं या जिन पार्टिकल्स की वो रे बनी हुई हैं दे आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ओके, इसके बाद इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, जो मटेरियल जिसकी मैंने बात की कि कोटिंग की हुई है वो यहाँ पे एग्जांपल है जिंक सल्फाइड की कोटिंग। तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है, वन ऑफ द फ्लोरेसेंट मटेरियल है जिसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल टकराएगा तो उसकी एनर्जी जिंक सल्फाइड के पास जाएगी और वो लाइट ग्लो करनी स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया इसका डन। यस, तो करंट पास हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब रिजल्ट की बात करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या कुछ रिजल्ट देखने को हमें मिला। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या है, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड रेज कहाँ से कहाँ चलेंगी, ऑब्वियसली सी बात है जब नाम ही कैथोड रेज है, क्योंकि ये कैथोड से एमिट हो रही है तो ये कैथोड से स्टार्ट होंगी और ये एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगी, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये मूव करेंगे। नेक्स्ट, दीज रेज आर नॉट विजिबल, ये रेज नहीं हमें दिखाई देती। तो सेकंड पॉइंट क्या है, जो रेज है कैथोड रेज वो विजिबल नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं देती। देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, लेकिन उनका बिहेवियर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जब ये रेज किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ पर एक ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर ये मटेरियल ने ग्लो शो किया है तो मतलब इसके पास कुछ एनर्जी आई है। एनर्जी तभी आएगी अगर कोई मटेरियल इसके साथ टकराएगा। अब बाकी सारी चीज़ तो पहले भी थी, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ से कोई रेज आई हैं और वो इस मटेरियल के साथ स्ट्राइक कर रही हैं। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से वहाँ तक मूव करके गए हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, बट कैन बी विजिबल लिखेंगे, बट कैन बी, बट देयर बिहेवियर is observed when they strike at FM। FM का मतलब है फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल पे जब टकराएंगी तब वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे लिख देते हैं ग्लो, तो ग्लो से समझ जाओगे कि जैसे टकराएंगी तो वहाँ पर एक ग्लो दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। अगर आप कैथोड रेस की बात करो तो वो ऐसे चल रही हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती जाएंगी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एब्सेंस अगर होगी, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है
मतलब अपना रास्ता बिल्कुल सीधा रखेंगी ये रेज, कहीं भी नहीं मुड़ने वाली अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए। तो मतलब रेज यहाँ पे आएंगी, सीधे जाएंगी और सीधा आगे आगे जाती रहेंगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो फिर वो अपने इस पाथ से डेविएट हो जाएंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट, एब्सेंट है, तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। ओके, फोर्थ, अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होगी तो कैथोड रेज वैसा ही बिहेव करती हैं जैसे कि कोई नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है। तो इसीलिए इस कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करके रखा हुआ है और उनका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, फोर्थ रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, इसको अपन इरेज कर देते हैं। देखिए फोर्थ रिजल्ट में क्या चीज है कि डी ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस अगर होगी तो कैथोड रेज बिहेव लाइक दोज particles which carry नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लगा देंगे तो इनका जो बिहेवियर है ये उन पार्टिकल्स की तरह हो जाएगा जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उनको नाम क्या दिया गया, फिर इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया गया। तो फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि इसका कंक्लूजन ये निकल गया कि कैथोड रेज जो होती हैं, जो कैथोड से चलती हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसकी कंफर्मेशन इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाकर कंफर्म की गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो कि बेहद ज़रूरी है असर्शन रीजनिंग के हिसाब से, जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो कैथोड रेज है वो डिपेंड नहीं करती, नॉट, ना तो डिपेंड करती कि हमने इसके अंदर कौन सी गैस ली है और ना ही डिपेंड करता कि ये जो आप इलेक्ट्रोड्स ले रहे हो ये किस मटेरियल के बने हुए हैं। कोई मर्जी मेटल का इलेक्ट्रोड हो, कोई मर्जी गैस हो, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको ऐसे ही दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी हमारी कैथोड रेज बनी हुई है वो हर एक मटेरियल में मौजूद है, हर एक मटेरियल का ये बेसिक पार्ट है। तो फिर इस चीज़ से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज सेम रहेगा चाहे वो किसी भी मटेरियल में हमें मिले। तो ये हमारे पास पॉइंट प्रूव हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी एटम्स का बेस हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आ गए जिनमें ये आखिरी दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट कंफर्म करता है कि जो कैथोड रेज हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरा जो है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स सभी एटम्स का जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज है, इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज के बारे में मतलब प्रॉपर्टीज तो अपन ने डिस्कस कर ही ली जो पीछे किया। अब कैथोड रेज के रिगार्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात आ चली, ये कर लेते हैं, की पॉइंट लिख लेते हैं अपन कैथोड रेज के की पॉइंट्स। देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शॉर्ट में लिख दूंगा, समझाऊंगा प्रॉपरली क्या है।
मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के प्रति इंटरेक्शन होगी और उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी होगा। अब देखिए हमने बात की कि अगर मान लो ये अपना कैथोड रे है, ये कहता सीधा चलता जाएगा अगर इसको इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग नहीं रखते, स्ट्रेट वे ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर सपोज कर लो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और मैंने नेगेटिव अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कैथोड रेज, तो ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट होगा। क्लियर ही है, वो तो पता है ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये कहता है डेविएशन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतनी ज़्यादा डेविएशन होगी। ये देखिए ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, तो उतना ज़्यादा उसकी इंट्रैक्शन होगी और उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी होगा। ओके नेक्स्ट, तो ये लिख लेते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज होगा ज़्यादा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी होगी। ओके नेक्स्ट, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन, ठीक है। मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, जितना मास कम होगा, मास अगर पार्टिकल का कम होगा तो डिफ्लेक्शन अगेन विल बी ज़्यादा। ये समझना बेहद आसान है। अगर मास कम है तो मतलब वो वजन में हल्की है चीज़, और अगर कोई चीज़ हल्की है तो उसको मूव करवाना इजी होता है। तो जितना मास कम होगा इलेक्ट्रॉन का या पार्टिकल का उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी उसकी ज़्यादा होगी। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी या ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। थर्ड वन, अब कहता है कि अगर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग जो स्ट्रेंथ है वो अगर बढ़ा दें, अगर हम स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दें, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, या फिर अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दें, अगेन डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। समझ से बिल्कुल आसान है ये चीज़ कि आपका कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फोर्स लगाएगा चार्ज पार्टिकल को और वो उसको अपनी तरफ ज़्यादा डेविएट करेगा। तो यही है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला डायग्राम, ये आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। ये डायग्राम से वो समझाना क्या चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लो, ये हमने इरेज कर दिया। तो जो डायग्राम की बात है वो उस डायग्राम में क्या कहा है वो मैं बात करता हूँ। सपोज कर लो ये हमारे पास कैथोड रेज है, सपोज कर लो इधर से कैथोड रेज आ रही है। मैं सारा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ मैं वो पॉइंट लेके चल रहा हूँ जो समझना है। ओके, और ये इसका रास्ता है, ठीक है। और ये लगा लेते हैं हम लोग, एक स्क्रीन लगा लूँगा, स्क्रीन लगा, ठीक है। अभी ये पार्टिकल जो कैथोड रेज के वो सीधे जा रहे हैं और इस पॉइंट को इन्होंने नाम दे दिया बी, नाम दे दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑटोमेटिकली है नेगेटिव जो चार्ज है कैथोड रेज का वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे डेविएट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ वो मुड़ जाएगा। क्लियर है? कैथोड रे सीधे आ रहे थे लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री हुआ तो वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया। तो ये ऑब्जर्वेशन कहाँ पर मिलेगी? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। और अगर आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो जैसे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इधर सपोज कर लो ये नॉर्थ है और इधर सपोज कर लो ये साउथ है। सिर्फ आपको समझना है, एक्चुअली में डायग्राम बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से थोड़ा बेटर वे में से उन्होंने 3D में बनाया हुआ है तो आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कर दोगे और मैग्नेटिक फील्ड अकेला लगाओगे तो ये जो चार्ज है आपका वो साउथ की तरफ मुड़ जाएगा।
तो ये है किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। और इधर सी नाम दे दो। उन्होंने बी को इस तरीके से भी बताया हुआ है कि अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगे हुए हैं कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और बैलेंस करने का मतलब क्या है, ना तो इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का होगा, और जो पार्टिकल है इस वजह से वो सीधा जाएगा और पॉइंट बी पर जाके स्ट्राइक करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ए पर, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सी पर, और अगर दोनों ही बैलेंस हो गए तो फिर वो बी पे अपनी प्रेजेंस शो करेगा। किसकी बात कर रहे हैं, कैनाल रेस के पार्टिकल की, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ओके, उसके बाद आपको एक याद रखना है चार्ज अपॉन मास रेशो। हाँ जी, चार्ज अपॉन मास, चार्ज को E लिखते हैं और मास को m लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशो दिया हुआ है 1.75, आई थिंक 8820 इंटू 10⁻11 है, 11 कूलम पर केजी। अब जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम लोग इसे साइन कन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कोई आपको भी दिमाग में ज़्यादा दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ये वैल्यू। अब मुझे m कैलकुलेट करना है, दैट इज मास। तो ये क्वांटिटी डिवाइड में चली जाएगी और इसको जब आप सॉल्व करोगे, चलिए एक बार मैं कर देता हूँ। m चला गया ऊपर और ये वाली चीज़ चली गई नीचे, 1.758820 इंटू 10⁻11। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये कैलकुलेशन थी कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करते हो। ये आपके सामने डन हो गया। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में तो ये आइडिया हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ये कैसे डिस्कवर हुआ और कैसे, मतलब इसकी कहानी के पॉइंट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए क्या कहते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अपने पास ये वाले होते हैं प्रोटॉन्स, इनकी जो रेज निकलती हैं इनको अपन कैनल रेज बोलते हैं। वो कैथोड रेज था, ये कैनल रेज हैं और इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अब कुछ पार्टिकल जो मतलब है आपके पास पॉइंट्स जो इसके बारे में दिए हुए हैं, अब उनकी जिक्र करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट देखिए क्या है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो हमने पहला पॉइंट ये देखा है कि जो आपकी कैनाल रेज है वो डिपेंड करती है कि किस गैस से वो रिलीज हो रही है और इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या है। जबकि हमने जो पिछला किया था कैथोड रेज, ये कैनल है बेटा, इसको ध्यान से देखो, कैनल कैथोड कंफ्यूज मत हो जाइए। ये एनोड रेज भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो एनोड रेज है वो कैथोड रेज से इसी पे डिफरेंट हो गई कि एनोड रेज या कैनाल रेज गैस की नेचर और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड नहीं करते थे। इसलिए वहाँ पे लिखा था कि जो आपकी कैथोड रेज है ना तो वो गैस की नेचर पे डिपेंड करते और ना ही इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पे डिपेंड करते। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो हमने बात की चार्ज अपॉन मास रेशो की,
ऊपर बात की थी ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पर चार्ज अपॉन मास रेशियो हम लोग डिस्कस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते डिस्कस हम लोग? क्योंकि हर किसी के लिए जो चार्ज की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, चार्ज अपॉन मास, और मास भी डिफरेंट होगा। ये क्या है चीज़ है? देखिए, जो हम लोग बात करते हैं कैनाल रेज की, वो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है क्या चीज़? ये एक्चुअली में गैसेस के आइंस हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा न्यूट्रल गैस के साथ, सपोज कर लो ये एक नियॉन गैस है, सपोज कर लेते हैं ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन इससे हाई स्पीड पे टकराएगा तो क्या होगा, ये जो अपना एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन लगा लो चलो, ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन ये इसने लूज कर दिया तो फिर क्या होगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम्स को कैनाल रेज बोलते हैं। तो मतलब जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसके अंदर गैस थी, तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है रास्ते में तो उसको गैस के पार्टिकल्स मिलेंगे। एनर्जी हाई होने की वजह से जो गैसेस है वो अपना इलेक्ट्रॉन गंवा देंगी। जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और इन्हीं पॉजिटिव रेज की जो लाइन है उसको वी कॉल कैनाल रेज हम लोग बोलते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है, चार्ज टू मास रेशियो इज डिपेंड, अच्छा ये तो हो ही गया। सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी अ फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, कुछ कहता है पार्टिकल जो यहाँ से रिलीज होंगे कैनाल रेज में जो होंगे, उनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट हो सकती है। जैसे सपोज करो बेसिक चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव लग जाता है, अदरवाइज क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखते हैं हम लोग। तो अगर सपोज करो एक पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज है, कोई दूसरी गैस का आयन बना तो उसके ऊपर लेट में से डबल होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो चार्ज की वैल्यू है ना, वो मतलब क्या कहूँगा मैं इसको, मल्टीपल है बेसिक यूनिट का। तो बेसिक यूनिट 1.6 होती है, तो कहते हैं मल्टीपल भी हो सकता है, यानी कि एक से वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस पुट की है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बिहेवियर जो है इनका ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में। ये सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो आपकी कैनाल रेज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इनके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की अकेले की बात करोगे तो पिछले केस में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो साउथ की तरफ डेविएट होता है, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ की तरफ डेविएट होगा। तो ये है जो आपको याद रखना है। तो उल्टा मतलब है करेक्टर। अगर आपको ये याद हो गया तो फिर आप कैथोड रेज का आसानी से याद रख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उसकी वजह से नेगेटिव होगी, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से नेगेटिव होगी, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे तो वो साउथ की तरफ मूव करता है। ये चीज़ है। ओके, तो ये प्रोटॉन्स स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। तो सबसे हल्का और सबसे छोटा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिला वो था H पॉजिटिव, और उसी को साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया। तो मतलब क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन तो यूनिवर्सल है, हर एलिमेंट में होगा, प्रोटॉन्स भी यूनिवर्सल ही हैं, लेकिन प्रोटॉन्स की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, वो गैस के ऊपर डिपेंड करती है। गैस बदल गई तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल जाएंगे, तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक और पार्टिकल्स की डिस्कवरी की गई जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रॉन।
ओके, तो अगला डिस्कवरी हम लोग कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स की। अब न्यूट्रॉन्स में क्या हुआ ये देखते हैं। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। सबसे पहला तो पॉइंट है किन्होंने डिस्कवरी की थी, चैडविक ने की थी 1932 के अंदर। और उन्होंने डिस्कवरी कैसे की थी, बेरिलियम की एक थिन प्लेट ले ली, बेरिलियम की एक थिन शीट ले ली उन्होंने। ये बेरिलियम है, सपोज कर लेते हैं, और उसकी ये थिन शीट है, बिल्कुल पतली एक शीट है, जैसे आपकी सपोज करो कॉपी या बुक का पेज है, ऐसे ज्यूम कर लो। और जब उनकी बॉम्बारिंग की गई, बॉम्बारिंग मतलब जब इनके साथ टकराया, क्या टकरा रहे हैं इनके साथ, इनके साथ टकरा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की जब टक्कर होती है बेरिलियम की थिन शीट के साथ, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोला गया है हीलियम के न्यूक्लियस को, सिर्फ न्यूक्लियस हीलियम का, या फिर ये भी कह सकते हो कि हीलियम की एटम जिसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर दिए। तो आप क्या लिख सकते हो, डबल चार्ज्ड हीलियम आयन को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो जब इसकी बॉम्बारिंग की गई तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स रिलीज हो रहे थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यानी कि ज़ीरो चार्ज। और जब किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, यानी कि ना पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। तो ज़ीरो चार्ज होगा किसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर। तो और जो इसका मास है न्यूट्रॉन्स का, जो न्यूट्रॉन्स का मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा प्रोटॉन्स के। लेकिन अगर प्योरली बात करें तो न्यूट्रॉन्स का मास हल्का सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन्स के कंपैरेटिवली, ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल पॉइंटों में फ़र्क होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास तो सबसे कम है, नेग्लिजिबल है इनके कंपैरिजन में, उसके बाद प्रोटॉन्स का मास, और आफ्टर दैट न्यूट्रॉन्स का मास होगा। ओके, बस खत्म, यस। तो इस तरीके से ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, और वी कैन से प्रोटॉन्स भी आप कह सकते हो, और साथ में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की। आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।